हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ के बारे में। ओके और ये इसमें हम डिस्कस करेंगे नेट इनकम अप्रोच के बारे में विद डिटेल। ओके इससे पहले जो है मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की जो आपका बेसिक है उसका क्या मीनिंग रहता है, क्या फैक्टर्स है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ में पर्टिकुलरली नेट इनकम अप्रोच जो है उसके बारे में। ओके तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेट इनकम अप्रोच को। सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर या थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती हैं। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं द रिलेशनशिप अमंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। ये एक बेसिक लाइन है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के बारे में। आपको मैं सिंपल वे में बताती हूँ। जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं वो रिलेशनशिप बताती हैं कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनके प्रोपोर्शन क्या क्या है, क्या क्या रेशियो में वो हैं। ठीक है, तो उसका जो है हमारी फर्म की वैल्यू पे और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो रिलेशनशिप बताती हैं। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक फर्म का ऐसा होना चाहिए कि वो फर्म की जो वैल्यू है उसको तो मैक्सिमाइज़ करे। फर्म की वैल्यू का मैक्सिमाइजेशन का मतलब शेयर होल्डर्स वेल्थ को, और एक चीज़ ऐड कर लेना, जो मिनिमाइज़ करे, क्या मिनिमाइज करे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सच ए कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो, इसमें जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है द कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट्स वैल्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है रेलिवेंट है या फिर उसका इफेक्ट पड़ता है आपका कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और इसकी वैल्यू पे। और जबकि अदर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो रिलेशनशिप अमंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स वैल्यू। अदर पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में और उसकी वैल्यू, कंपनी की जो वैल्यू है या फर्म की जो वैल्यू है उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे जो 4 अप्रोचेज़ हैं जो कि रिलेशनशिप बताती है कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थियरीज़ है कैपिटल स्ट्रक्चर की, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक एमसीक्यू ये भी बनता है कि आपको मान लो 3 बता दे कि आपसे पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ थियरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थियरी होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो आपकी नेट इनकम अप्रोच होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होती है, आपकी मॉडिग्लानी एंड मिलर एमएम अप्रोच बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम इसमें आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो आपको मैंने बताया कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को हमने आगे डिवाइड किया रेलिवेंट थ्योरीज और इररेलेवेंट थ्योरी। रेलिवेंट थ्योरी का मतलब ऐसी थ्योरी जो ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का इफेक्ट पड़ता है हमारे फर्म की वैल्यूएशन पे प्लस उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। और इररेलेवेंट थ्योरी ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, यानी कि चाहे आप कितना ही डेट यूज़ कर लो, कितनी ही इक्विटी यूज़ कर लो, उसका फर्म की वैल्यू पे, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो और अब आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रेलिवेंट थ्योरी में क्या क्या आएगा। रेलिवेंट मतलब जो मानती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता है, वो है एक नेट इनकम अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। और इररेलेवेंट में नेट ऑपरेटिंग इनकम और एमएम अप्रोच। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो अब आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो जितनी भी मैंने आपको ये चारों कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी बताई हैं, जो कुछ जनरल अजम्पशंस हैं इनकी। जनरल अजम्पशंस का मतलब ये हो जाता है कि ये सभी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो है इस चीज़ में बिलीव करती हैं, यानी कि ये अजम्पशन मानी है इन्होंने, उसी के बेसिस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। सबसे पहला इन्होंने ये माना है कि देयर आर ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दैट इज़ डेट एंड इक्विटी। ध्यान रखना, कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, कोई रिटेन अर्निंग की बात नहीं की है। यहाँ पे इन्होंने बात की है कि हम सिर्फ 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ले रहे हैं, डेट एंड इक्विटी। ये आपकी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं। दूसरा क्या माना है
कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 100% है, मतलब जितना भी प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जितना भी डिविडेंड के लिए बचता है प्रॉफिट, यानी कि कुछ हम रिटेन नहीं करते। कई बार हम रिटेन अर्निंग करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम। यहाँ पे इस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज की एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता है दैट विल बी 100%। ओके, नेक्स्ट है जो फर्म की टोटल एसेट्स हमारी गिवन है और वो कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना वो क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। देखो आपको पता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आता है कि आप फिक्स्ड एसेट्स या फिर दूसरी एसेट्स, जो नॉर्मल हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस हैं वो कांस्टेंट रहने वाली है हमारी, यानी कि जो फर्म की टोटल एसेट्स हैं वो हमें पता है वो चेंज नहीं होगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, टैक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड। कॉर्पोरेट टैक्सेस को हम यहाँ पे जो है कंसीडर नहीं करते, यानी कि हम ये मान के चलते हैं देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये माना जाता है। ठीक है, और क्या एजम्पशन है, जो टोटल फाइनेंसिंग है वो भी कांस्टेंट रहती है, टोटल कैपिटल सेम रहती है, लेकिन देखो डेब्ट और इक्विटी का रेशियो जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता रहता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमारे पास पहले 10 लाख की इक्विटी थी, ठीक है, और फिर हमारे पास जो है 6 लाख के जो है डेट थे। देखो यहाँ पे 6 लाख के हमारे पास डिबेंचर्स है, 10 लाख की हमारे पास इक्विटी है। अब होना क्या है, टोटल कैपिटल हमारे पास यहाँ पे 16 लाख है, तो ये तो 16 लाख ही रहेगा टोटल कैपिटल, या फिर आप इसको टोटल फाइनेंसिंग बोल सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है, टोटल फाइनेंसिंग जो है हमारे पास वो 16 लाख ही रहेगी। अब मान लो अगर आपने चेंज करना है ना, तो अब अगर आप मान लो डेट को बढ़ाना चाहते हो, आप डेट 2 लाख से बढ़ाना चाहते हो, 8 लाख कर दिया, तो आपको 2 लाख इक्विटी में से कम करने पड़ेंगे, यानी कि आप डेट को लेंगे तो आपको कुछ ये जो है शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे कम करने पड़ेंगे 8 लाख के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 + 8 16 वापस वही, यानी कि टोटल फाइनेंस कॉस्ट, जो टोटल फाइनेंसिंग है वो कांस्टेंट रहने वाली है टोटल, लेकिन जो प्रोपोर्शन है डेट इक्विटी का वो चेंज हो सकता है। ठीक है, और जो फर्म के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी कांस्टेंट रहेंगे, वो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, यानी कि EBIT जो है हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो ग्रो होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ये एजम्पशन है। और जो बिजनेस रिस्क है, देखो 2 टाइप की जनरली हम बात करते हैं, एक बिजनेस रिस्क जो कि फिक्स्ड जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसको फुलफिल करने में, और एक होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल रिस्क जो होता है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को पे करने में। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो बिजनेस रिस्क है वो कांस्टेंट रहेगा, और हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल रिस्क का हमारे बिजनेस रिस्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एजम्पशंस हैं। और जो फर्म है उसकी परपेचुअल लाइफ है, जो फर्म जो है हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, ये एजम्पशंस हैं। और अब हम बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच की। देखो नेट इनकम अप्रोच क्या है, नेट इनकम अप्रोच एक रेलिवेंट थ्योरी है, ध्यान रखना ये आप लोगों को ऐड करना है अपने नोट्स में। रेलिवेंट थ्योरी है, इसका मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन होता है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ द फर्म पे प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ फर्म कैन मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, वो मिनिमाइज कर सकती है और फर्म की वैल्यू को बढ़ा सकती है, एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय यूजिंग डेट फाइनेंसिंग टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जितना ज़्यादा डेट यूज़ करेंगे उतना ही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल मिनिमम होती जाएगी, प्लस वैल्यू आप लोगों की फर्म की बढ़ती जाएगी, ये सिंपल सी बात है। और वाइसा वर्सा, यानी कि जैसी डेट आप कम करते जाएंगे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल या फिर वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म कम होता जाएगा। ठीक है, देखो अ हायर डेट कंटेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स हाई फाइनेंशियल लिवरेज and this results in decline in the overall or weighted average cost of capital. This result in increase in the value of the firm and also increase in the value of equity share. सिंपल सी बात है, अगर डेट का एलिमेंट बढ़ेगा तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम, और जो वैल्यू है फर्म की वो बढ़ेगी। वाइजा वर्सा में क्या होगा, अगर आपकी जो डेट कंटेंट है वो कम हो जाए और आपका जो है ओवरऑल कॉस्ट वो क्या हो जाएगी, इससे आपकी बढ़ जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म कम हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो नेट इनकम अप्रोच की अजम्पशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और नेट इनकम अप्रोच किसने दी है? डूरन ने। ओके, नेट इनकम अप्रोच किसने प्रोवाइड की है? डूरंट ने। अब देखिए इसके अजम्पशंस क्या हैं, वही जो हमने एक जनरल अजम्पशंस तो आपको याद ही होगी कि टैक्सेस वगैरह हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज़ मानी जाती है नेट इनकम अप्रोच में कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि KD इज लेस देन KE, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमारा कम है कॉस्ट ऑफ डेट। और डेट का यूज़ करने पे हमें रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप चाहे कितना भी डेट यूज़ कर लो, इन्वेस्टर्स का जो रिस्क के बारे में परसेप्शन है वो चेंज नहीं होगा। ये थियरी ये मानती है। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार अगर आप डेट का यूज़ करते हैं तो इन्वेस्टर्स इसको रिस्की समझते हैं, बट यहाँ इस नेट इनकम अप्रोच में ये माना गया है, एक तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो लेस है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और दूसरा ये माना गया है कि अगर हम डेट यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर चेंज नहीं होगा, ये मानते हैं। अब इसके डायग्राम से आपको और क्लियर होगा। यहाँ देखिए आपको डेट का दिया हुआ है, या फिर आप इसको लिवरेज भी बोल सकते हो। लिवरेज का मतलब जब आप फिक्स ये डेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट दी हुई है। हमने क्या इस थियरी में माना कि इक्विटी की कॉस्ट और डिबेंचर्स डेट की कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट और ये कांस्टेंट रह रही हैं। और ये देखिए KD कम है KE से, यानी कि जो आपका KD है कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम है KE से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ है। ये देखिए ये वाला जो KO है वो यहाँ नहीं आएगा। वो क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे आपने डिबेंचर्स बढ़ाए हैं वैसे वैसे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे की तरफ आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे डेट का एलिमेंट देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ पे यहाँ आ गई। तो ध्यान रखना, एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस। ओके, तो अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज आपको नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग पता होने चाहिए, और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी, और इससे आपका जो नेट इनकम अप्रोच कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच फर्म की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? V इज इक्वल टू S+D। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है व्हाट स्टैंड्स, मतलब S स्टैंड्स फॉर व्हाट, D स्टैंड्स फॉर। तो आपका जो V है ये तो टोटल मार्केट वैल्यू है फर्म की, और S क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और D क्या है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को मिलाकर हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बनी है। ओके, अब देखो अब हमें इक्विटी की वैल्यू भी तो निकालनी आनी चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी कि S कैसे निकलता है? NI डिवाइडेड बाय KE। अब यहाँ पे NI का मतलब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अर्निंग्स अवेलेबल हैं? नेट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, NI डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे यहाँ पे KE। अब इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स NI हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका KE, यानी कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। ओके, KE क्या हो जाएगा यहाँ पे? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो अगर आप इसको NI को डिवाइड करते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है। अब बात करते हैं इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना, ओवरऑल जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं तो ऊपर आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर यहीं से अगर हमने देखो एक फॉर्मूला निकालना हो वैल्यू ऑफ द फर्म का, तो EBIT को अगर हम डिवाइड कर देंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ द फर्म वही मैं बता रही थी आपको, EBIT डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपका EBIT आपका डिनोमिनेटर में ही रहने वाला है। अगर नीचे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप डिवाइड कर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। अगर EBIT को आप वैल्यू ऑफ द फर्म से डिवाइड कर देते हैं तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगा। अब बात करते हैं ये जो KO है, KO मतलब हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई वेट ऑफ डेट, यानी कि
जो हमारा टोटल फाइनेंसिंग है उसमें डेट का एलिमेंट कितना है प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी। देखिए यहाँ पे केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट इनटू डी डिवाइडेड बाय डी प्लस एस, यानी कि डिबेंचर्स यानी कि डेट का कितना पोर्शन है डिवाइडेड बाय टोटल, प्लस यहाँ पे क्या है आपका, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, के ई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई एस यानी कि आपका जो इक्विटी है वो डिवाइडेड बाय डी प्लस एस। टोटल कितना है ये आपको एग्जांपल से और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ध्यान रखना है, बस ऊपर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, वैल्यू निकालनी हो तो भी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो तो भी। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी हैज़ एन एक्सपेक्टेड एनुअल ऑपरेटिंग इनकम, EBIT आपको 2 लाख का दिया हुआ है। फर्म को जो है फर्म के पास 10 लाख 10% डिबेंचर्स यानी कि 10 लाख के डिबेंचर्स हैं। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो 12.5% है। तो आपको वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर NI अप्रोच यानी कि नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको फर्म की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वैल्यू ऑफ द फर्म आपका कैसे निकलता है, EBIT डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आएगा, EBIT डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हो गया। और एक और फॉर्मूला था कि अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है तो इक्विटी की वैल्यू प्लस डेट की वैल्यू को ऐड कर दो। तो अब आपके पास सबसे पहले EBIT यानी कि आपके पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो 2 लाख है, उसमें से आपने जो है ऑपरेटिंग EBIT में से जो है लेस कर देना है आपका डिबेंचर्स का इंटरेस्ट। 10 लाख का 10% 1 लाख, तो आपके पास 1 लाख रह गया इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलती थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपकी अर्निंग अवेलेबल कितनी है इक्विटी के लिए, 1 लाख, क्योंकि आपने 1 लाख डिबेंचर्स को ऑलरेडी दे दिया है इंटरेस्ट। तो आपके पास अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग रह गई 1 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12.5% है ना, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। 12.5 डिवाइडेड बाय, जब इसको 100% की फॉर्म से हटा देंगे यहाँ पे आपके पास 0.125 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 लाख को 0.125 से, तो 8 लाख आपके पास इक्विटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपके पास डेट की वैल्यू तो 10 लाख है ही, तो टोटल कर देते हो तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाता है 18 लाख। अब उसके बाद आपके पास ये तो आ गया वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। EBIT आपके पास 2 लाख है डिवाइडेड बाय वैल्यू 18 लाख है, तो आप 2 लाख को 18 लाख से डिवाइड कीजिए, आपके पास 11.11% आ जाएगा। और ये तो आपका हो गया ये फॉर्मूला। अगर आपको क्या निकालो, मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, आपने क्या करना है, डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या है 10% और वेट कितना है, मतलब आपका जो है यहाँ पे बी की जगह डी यूज़ कर सकते हैं आप, डी यानी कि डिबेंचर्स या डेट का कितना अमाउंट है 10 लाख, और ओवरऑल वैल्यू कितनी है यानी कि डी प्लस एस कितना है 18 लाख, प्लस 12.5% कितना है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ ई आएगा। ठीक है, और 8 लाख है इक्विटी की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 18 लाख। तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं 10% इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख, प्लस पहले देखो इनको अलग से ऐसे सॉल्व करना है, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 11.11% आ जाएगा। ओके, अब देखो ये तो था सिंपल। अगर आपने देखना है हमारी नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप डिबेंचर्स का अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो डेट का अमाउंट बढ़ाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती जाएगी, अदरवाइज अपोजिट होगा। तो इसको देखने के लिए नाउ इन ऑर्डर टू सी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डेट इक्विटी मिक्स ऑफ द कंपनी ऑन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशंस। आपने 2 सिचुएशंस देखनी है। एक तो फर्म ने डिसाइड किया है कि रेज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स बाय 4 लाख, अगर डिबेंचर्स का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो रिटायर भी करेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम अमाउंट, यानी कि इक्विटी शेयर्स 4 लाख से कम कर देंगे। दूसरे सिचुएशन में फर्म ने डिसाइड किया डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे 4 लाख के और सेम इक्विटी बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट केस देखते हैं सबसे पहले हमारा। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अब हमने क्या किया है, पहले 10 लाख के डिबेंचर्स थे, अब 14 लाख के हो गए हैं क्योंकि हमने 4 लाख के डिबेंचर्स और इशू किए हैं। ठीक है, और इक्विटी अब हमने कम कर दिया, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी सारी सिचुएशन वही है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख थी, लेस करेंगे 14 लाख का 10%, 1,40,000। तो आपके पास ये 1,40,000 आ गया, तो आपने लेस किया तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 60,000।
अब हमारे पास 60,000 ये आ गया। अब इसको एनआई को डिवाइड करोगे केई से, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी 4,80,000 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यहाँ डी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 14 लाख प्लस 4,80,000 कितना आ गई टोटल वैल्यू, 18,80,000। अब ये ओवरऑल आपके पास वैल्यू आ गई ना फर्म की। अब आप EBIT मतलब 2 लाख बाय 18,80,000 करके, यानी कि EBIT बाय वैल्यू ऑफ द फर्म करके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो आपके पास 10.63% आ जाएगी। पहले कितनी थी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 11.11%, याद हो तो आपको। अब है 10.63%, या फिर इसको आप वो वेटेज वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसका यूज़ करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई है, फर्म की वैल्यू पहले 18 लाख थी, अब वो 18,80,000 हो गई है। अब दूसरे सिचुएशन में हमने क्या किया, डिबेंचर्स 4 लाख से कम कर दिए और इक्विटी शेयर्स बढ़ा दिए। तो यहाँ पे आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम तो वही 2 लाख है, अब डिबेंचर्स 6 लाख हो गए। 6 लाख का 10% 60,000। अब कितनी अर्निंग रहेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, 1,40,000 डिवाइडेड कर दो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाता है 11,20,000। अब आप क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे डिबेंचर्स की वैल्यू, तो आपके पास 17,20,000 आ गई। अब आप ये देखिए, इससे हमारी मार्केट वैल्यू कम हो गई है। स्टार्टिंग में 18 लाख थी, अब 17,20,000 हो गई है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, 2 लाख डिवाइडेड बाय 17,20,000। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 11.62%। अब आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है, पहले 11.11% थी, अब वो 11.62% हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये क्या दिखा कि यूज़ ऑफ एडिशनल डेट हैज़ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म फ्रॉम 18 लाख टू 18,80,000 जो हमने फर्स्ट केस में देखा था, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया हमारा 11.11% से 10.63% हो गया था। जबकि जब डिक्रीज़ किया हमने डेट को, हमने सीधा उसको 10 लाख से 6 लाख पे ले आए, तो फर्म की वैल्यू आपकी कम हो गई, 70,20,000 हो गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी बढ़ गई 11.11% से 11.62% हो गई, ठीक है। सो फर्म अपनी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर वैल्यू ऑफ द फर्म बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द यूज़ ऑफ डेट, यानी कि जब वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ इंक्रीज तो ये हमारे शेयर की वैल्यू भी बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।